हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 19 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है जीएम क्रॉप विल मेक एडिबल ऑयल चीपर। तो कह रहे हैं कि जो जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वो क्या करेगी, वो जो एडिबल ऑयल यानी कि जिस ऑयल को हम खाते हैं, ठीक है, जो हम खाना बनाने के काम में लगाते हैं, वो चीपर होगा यानी कि सस्ता होगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। वो हम देखेंगे पेज नंबर 6 पे। पहले पेज पे है 9 किल्ड एज पाकिस्तानी लॉन्चेस रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक इन ईरान। तो पहले ईरान ने पाकिस्तान पे किया था, उसने रिटेलिएट किया है। ये न्यूज़ यहाँ पे फर्स्ट पेज पे दी हुई है, ठीक है। अब ये नहीं हमसे इतना पूछेगा, बस जस्ट फॉर नॉलेज आप इसको जान सकते हो। ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है, और अगर आएगा भी तो किसने किस पे किया है, इस तरह के तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाद में जो भी चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड आएंगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे। दूसरा यहाँ पे है, वो स्टोरी वाले पे मैं ऑलरेडी लगा दूंगी। इसमें क्या कहा है, कोचिंग सेंटर कैन नॉट इनरोल स्टूडेंट बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, कि जिन बच्चों की उम्र 16 साल से कम है उनको कोचिंग सेंटर्स जो हैं इनरोल नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है। बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज हैं उनको मिसलीड करके, जैसे उनसे प्रोमिस किया जाए गारंटी कि वो उनकी रैंक आएगी, गुड मार्क्स आएगी, ऐसा झांसा देके 16 साल से कम बच्चों को नहीं करना है, क्योंकि उनके मेंटल स्टेटस पे असर डालता है और सुसाइड केसेस भी स्टूडेंट के बढ़ रहे हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंप्लेन जो रिसीव हुई है गवर्नमेंट को, क्योंकि रेज हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड केस, ठीक है। कंप्लेन आ रही है लैक ऑफ फैसिलिटी की वजह से, कोचिंग सेंटर में मेथोडोलॉजी की वजह से, जिस तरीके से टीचिंग अडॉप्ट की जा रही है, मतलब एक तरीके से आप देखो फुल ऑफ प्रेशर। ये हमारे ही एरा को हमारे ही जनरेशन को देख लो, हम लोग के जनरेशन को, जब से हम स्कूल में थे, हमारे से पहले का हमें नहीं पता, तब से कितना प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। आप छोटे बच्चे जो होंगे 5th 6th में या 3rd 4th में भी, उनके भी आप बैग देखो कितना ज़्यादा बर्डन, मतलब उनका बैग उठाओ आप तो पता चलेगा। और साथ ही साथ इतना मेंटल स्ट्रेस भी लोगों को हो जाता है और स्टूडेंट को भी, और कोचिंग में तो और ज़्यादा कि आपकी इतनी रैंक आएगी, आपको ऐसे आना है, घंटों 8-8 घंटे 9-9 घंटे बच्चे सिर्फ बैग लेके घूमते ही रहते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि चलो ठीक है, एक टाइम अगर बच्चा 16 साल से ऊपर है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो थोड़ा बहुत चीज़ें सीखेगा, जो भी होगा। पर ये अभी ऐसे कहते हैं कि हम हॉस्टल फैसिलिटी देंगे, आपका 4 ईयर प्रोग्राम होगा, उसकी कोचिंग की 4 ईयर प्रोग्राम, 5 ईयर प्रोग्राम, जो बहुत सारी कोचिंग ऐसा दावा करती है, उस पर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से निकाला गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो कोचिंग सेंटर के ट्यूटर होंगे, ठीक है, ट्यूटर यानी कि जो पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा गाइडलाइन में कहा गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। कोचिंग सेंटर की जो वेबसाइट है उनको उस पर अपडेट करना होगा, क्वालिफिकेशन क्या है उनके ट्यूटर की, ठीक है, कोर्सेज से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, ड्यूरेशन क्या है उस कोर्स की, कब ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन, कि वो कब तक उस कोर्स को कंप्लीट करा देंगे, हॉस्टल फैसिलिटी, मतलब सारी चीज़ें आपके वेबसाइट में अवेलेबल होनी चाहिए। और फीस भी जो वो चार्ज करेंगे वो भी दिया होना चाहिए, किस पे, वेबसाइट पे। और क्या ध्यान देना है कोचिंग सेंटर्स को, कि वो ये भी सब ध्यान रखें कि मेंटल वेलबींग जो स्टूडेंट की है उसकी भी टेक केयर हो, ओके। स्टूडेंट सुसाइड केस जो कोचिंग, जैसे आपको पता है आईआईटी, नीट, ये सब की कोचिंग जो होती है कोटा राजस्थान में, तो वहाँ पे आप देखो 2023 में सुसाइड केस देखा गया, ठीक है। तो बहुत सारे सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। अब वहाँ पे तो आप देखो 16 साल से कम एज के बच्चे जाते हैं। देखो यूपीएससी की बात नहीं हो रही, यूपीएससी में कि आप चलो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर ले, तो अभी तो बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करने के दौरान ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वो आपने देखा होगा, वो भी 17, 18, 19 साल के रहते होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये देखोगे, आपके आसपास जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, या आप भी इस चीज़ को फेस किया होगा अपनी लाइफ में, जैसे जेईई मेंस की तैयारी करनी है या नीट की तैयारी करनी, कुछ भी, तो बच्चा 10th पास कर लेता है, ठीक है, उसके बाद ही उसको कोचिंग सेंटर कोचिंग भेज देते हैं, वो भी कोटा, मतलब वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, वो कोटा आ जाएगा, ठीक है। अगर वो 13 साल की उम्र में, आप सोचो कि उसने 13-14 साल की उम्र या 16 साल की उम्र ही समझ लो, 16 साल की उम्र में उसने कर लिया 10th, वो पहुंच जा रहा है कोटा, इतनी बड़ी जगह वो पहुंच जा रहा है, इतने सारे, मतलब उसके ब्रेन का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है, और फिर वो उस चीज़ को झेल नहीं पाता कि कैसे मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे नहीं आ रहे, मैं कैसे नहीं बन पा रहा हूँ, लोगों के रिजल्ट्स
से अपने आप को कंपेयर करता है। क्योंकि एक चीज़ आपने देखा होगा, ये लोग एडवर्टीज़मेंट जब करते हैं, चाहे वो किसी भी कोचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपटीशन की हो, चाहे वो एडमिशन के लिए कोचिंग हो, ठीक है, एकेडमिक के लिए हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक सबको ये दिलाते हैं, ठीक है। पर आप एक चीज़ समझो, क्या पॉसिबल है फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक सबको मिल जाना? क्योंकि अगर पोस्ट ही समझ लो 180 है और फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक कोई एक ही तो लाएगा, हर साल किसी एक को ही तो फर्स्ट रैंक मिलेगी, करेक्ट। और फिर अगर चलो पहला क्राइटेरिया ये फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक, हर जगह अब आप देखो जो टॉपर होता है फर्स्ट रैंक, हर कोचिंग के सेंटर वाले उसकी फ़ोटो डाल देंगे कि उसके यहाँ से ये फर्स्ट रैंक आई हुई है, ठीक है। तो ये सारे लूप होल्स हैं, ये सारे चीज़ें मार्केट में जो होती हैं ये आपको समझनी होगी। दूसरी चीज़ क्या कहेंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन, अब अगर 180 पोस्ट आई हुई है आईएएस के लिए मान लो, ठीक है, सबका मिला के जनरल, SC ST OBC सबका मिला के अगर इतनी आई हुई है, सपोज कर रहे हैं हम, तो 180 लोग ही हैं ना जिनकी पहली बार में सिलेक्शन होगा। पर भरते फॉर्म कितने हैं? 15 लाख लोग, ठीक है, 15 लाख लोग एग्ज़ाम्स ये क्या करते हैं, भरते हैं। तो 15 लाख लोग एग्ज़ाम भरते हैं, मतलब भर के देने जाते होंगे, उनमें से जो भी 10-12 लाख देने जाते होंगे। अब ये बताओ सबका कैसे पहली ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा जब पोस्ट ही कम है? पहली बार में सबको ही आईएएस कैसे बना दोगे? ये तो मैं आईएएस का एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबकी लिमिटेड सीटें होती होंगी, जेई मेंस के लिए हो गया या नीट के लिए हो गया, सब लोग फर्स्ट बार में नहीं बन। कोई ये बताने वाला होना चाहिए आसपास कि सबका नंबर आता है, आप लगे रहो, आपका जब सही टाइम आएगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ये नहीं बताता, सबको फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक, ठीक है, सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक दिलाती है, जबकि उनके खुद के फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक नहीं आए होते हैं। और आपको पता है मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जिनका नहीं निकला रहता है, जैसे अगर इन्होंने कभी कोई प्रीलिम्स निकाल लिया है तो वो जाके पढ़ाने लगता है कहीं पे, या किसी ने मेंस निकाला हुआ है वो जाके पढ़ाने लगता है। नो डाउट हम टीचर को क्यों बोले, वो पढ़ के पढ़ाते हैं, पर देखो उनको भी रियलिटी रखनी चाहिए। पर ना मार्केटिंग है सब कुछ, ठीक है, कि हमारे यहाँ से अब याद करो आप पहले बहुत फेमस एक जो टॉपर रही हैं, नाम क्यों लेना किसी का, तो वो हर कोचिंग में उनका लगा रहता है, हर बार तो ऐसा होता है, हर कोचिंग में कहते हैं। फिर बाद में कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने बोला एग्जैक्टली कि मैंने कहाँ से कोचिंग ली है, मैंने नहीं ली है कोचिंग। अब देखो एक चीज़ और, कोचिंग जब नहीं भी लेते वो बताते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी से करा है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते, जैसे बोलते हैं ना कि हमने सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी से पढ़ के निकाल ली, पर वो ये नहीं बताते कि कभी ना कभी मैंने कहीं ना कहीं चीज़ किया रहा होगा, या किसी टॉपर की नोट्स मैंने फॉलो की होगी, या मेरे घर में ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी निकाला हुआ था, उसने मुझे गाइडेंस दी, या मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, उन्होंने मुझे बताया कैसे कैसे करना है। तो कोई भी पूरी सच्चाई नहीं बताता, इसलिए कभी भी डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है, और मेंटल इलनेस का शिकार नहीं होना है, क्योंकि यही आपको याद रखनी है कि जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगा ही, आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस आपको एकदम फ्री माइंड होके पढ़ना है और क्या करना है, सक्सेसफुल होना है। और थोड़ा बहुत सब स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा बहुत सब घबराते हैं, उसको ज़्यादा हावी नहीं होने देना है, ठीक है। ये मैंने बस जस्ट ऐसे शेयर किया है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें बोली गई हैं कि रिफ़ंड भी करा देंगे विद इन 10 डेज, कराने हैं उनको। और कोटा में क्या हुआ उसके लिए फिर फेयर रिजनेबल क्या होनी चाहिए, ट्यूशन फीस होनी चाहिए। कि अब आप देख लो, कोई कोचिंग करने के लिए दिल्ली आना चाहे तो आप समझ लो 4 लाख रुपए तो उसके पास होने चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे उन लोग को कोचिंग करने के लिए पैसा मिलती है, पर सारे स्टेट में तो नहीं होता ना, तो उसके पास 4 लाख रुपए होने चाहिए अगर उसको क्या करना है, GS और CSAT और ऑप्शनल की कोचिंग करनी है। रहने खाने का अलग से सोच लो, और वो एक ही साल में कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है? जैसे सब लोग कहते हैं ना फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक लाके निकाल दे, वो फर्स्ट अटैम्प्ट जो होता है ना उसके पहले के 3-4 साल होते हैं, तब जाके कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में बन पाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना होगा कि अगर आपका नहीं हो रहा है फिर आप ये सोचो कि उन्होंने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही करके निकाल लिया था। और एक चीज़ और, कई बार लोग बोलते मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही दे लिया था, मेरा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको अपने पे बिलीव रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, PM रिलीजेस पोस्टेज स्टाम्प्स ऑन राम टेम्पल, स्टाम्प बुक ऑन रामायणा।
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो क्या करेंगे, रिलीज कर दिया है उन्होंने पोस्टेज स्टाम्प राम टेम्पल अयोध्या के नाम पे, ठीक है, मतलब अयोध्या का, विद अ बुक ऑफ स्टाम्प्स ऑन रामायण फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे कर दिया है इन्होंने। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि दीज टिकट्स आर दी स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ हिस्ट्री बुक। तो मतलब एक तरीके की हिस्ट्री बुक होंगी ये, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। आर्टिफैक्ट इसमें होंगे, हिस्टोरिकल साइट्स होंगी। हाँ, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में शायद बन सकता है, क्योंकि ये ना कि बता रहे हैं कि इसमें हिस्ट्री की बुक होगी, आर्टिफैक्ट होंगे, हिस्टोरिकल साइट्स होंगी, ठीक है, मिनिएचर्स फ्रॉम द एपिक्स एंड ग्रेट आइडियाज़, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि द अपील ऑफ लॉर्ड राम, सीता एंड लक्ष्मण ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, सोसाइटी, कास्ट रिलीजन एंड रीज़न। तो मतलब आप ये रामायण जिन लोगों ने पढ़ा होगा या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जिन्होंने सुना होगा कि मतलब जो श्री राम थे वो क्या करते थे, वो ये नहीं देखते थे सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, सब, मतलब आपने देखा होगा वो 14 वर्ष के लिए जब वनवास जा रहे थे तो उस समय उन्होंने सबके साथ किस तरीके से व्यवहार किया, किस तरीके से सबके साथ उनका मतलब एक कहते हैं विनय स्वभाव था उनका। तो वही सब चीज़ें हैं। कोटिंग महर्षि वाल्मीकि जो ऑथर हैं किसके, रामायण के, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा द एपिक एंड लॉर्ड राम पर्सनैलिटी विल लिव ऑन अमंग पीपल एज लॉन्ग एज देयर आर माउंटेन्स एंड रिवर ऑन द अर्थ, ठीक है। तो कह रहे हैं जब तक माउंटेन एंड अर्थ है, माउंटेन एंड रिवर है इस अर्थ पे, तब तक लोग जो ये एपिक लॉर्ड राम की पर्सनैलिटी है उसको याद रखेंगे। ऑफिशियल से दी कंपोनेंट ऑफ द डिज़ाइन इंक्लूडिंग दी अंडर कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल, चौपानी, ओके। तो मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे ये जो डिज़ाइन है वो क्या है, हाँ इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे में क्या है, आर्ट एंड कल्चर का हमारा पोर्शन रहता है, तो इस सबसे रिलेटेड पूछ सकता है। उस दिन जैसे मैंने बताया था कि वहाँ मॉस्क भी बन रहा है अयोध्या में, तो उसकी भी चीज़ें मैंने बताई थी कि 5 मीनार लगने वाले हैं जो कि अभी तक कहीं नहीं लगे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें याद रखनी है। अभी जब वो भी कंस्ट्रक्शन उसका शुरू होगा तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें आती रहेंगी, वो भी हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं। अभी वहाँ पे एक्वेरियम लगने वाला है, मतलब वो लोग लगाएंगे जब उनका बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इनका मतलब ये जो बन रहा है अयोध्या में राम टेम्पल, तो ये यहाँ पे हम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रहेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल, चौपाई, मंगल भवन अमंगलहारी। तो जो चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी, ये भी क्या किया गया है, ये भी अभी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, डिज़ाइन में इंक्लूड होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल, जो चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी, सरयू रिवर फ्लोइंग थ्रू अयोध्या। अब एक चीज़ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि यूपीएससी में नहीं तो स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है कि कौन सी नदी बहती है अयोध्या में, कौन सी नदी बहती है। तो कौन सी नदी है वो, सरयू नदी है। सरयू नदी की ट्रिब्यूटरी भी आपको याद कर लेनी, क्योंकि ज्योग्राफी के पोर्शन में हमारे जैसे कोई नदी है, जैसे सरयू नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि जो अयोध्या में सरयू नदी बह रही है, सरयू नदी है अभी बहती है, जो उस किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सरयू नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। एंड स्कल्पचर इन एंड अराउंड द टेम्पल, तो वो सब चीज़ें हैं। रामायणा गिव द मैसेज ऑफ विक्ट्री ऑफ लव एंड टीचर्स पीपल, मतलब बता रहे, देखो अब ये पूछ लेना कि रामायणा किस चीज़ का मैसेज देता है, तो क्या देता है, विक्ट्री ऑफ लव एंड टीचर्स पीपल, सेक्रीफाइस, यूनिटी, ब्रेवरी एंड इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ टाइम्स वाइल कनेक्टिंग ह्यूमैनिटी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई। और एक चीज़ और भी कही जाती है कि बुराई पे अच्छाई का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। तो वो रावण दहन और ये सब तो आप ऑलरेडी पता होगा। इंटरनेशनल अपील, 48 पेज स्टाम्प बुक जो ये है, अब ये क्वेश्चन अगर आ गया पीसीएस में आ सकता है, ठीक है। इस तरह के फैक्ट्स जो हैं वो पीसीएस में आते हैं, किसी भी पीसीएस में आ सकते हैं, क्योंकि ये अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी से रिलेटेड ही आएगा, क्योंकि पूरे सबके लिए है ना ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी के लिए हो रहा है। तो 48 पेज का जो स्टाम्प बुक है उसमें क्या है, इंक्लूड स्टाम्प्स इशूड बाय मोर देन 20 कंट्रीज़। तो यहाँ पे मोर देन 20 कंट्रीज़ के द्वारा जो इशू किए गए हैं, मोर देन 20
कंट्री के, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। जैसे 48 पेज का ये स्टाम्प बुक है, इसमें क्या क्या है, स्टाम्प इशू जो किए गए हैं मोर देन 20 कंट्रीज़ के। कौन कौन सी वो कंट्रीज़ है, यूएस है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर है, कनाडा है, कंबोडिया है, ठीक है, और एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएन। और 20 कंट्रीज़ हैं, वो 20 कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मेनी कंट्रीज हैव इशूड पोस्टेज स्टाम्प ऑन लॉर्ड राम। मिस्टर मोदी noted adding the Lord Ram has been an equally great icon for many outside India and has a deep impact on different civilization। तो मतलब वो सारी 20 कंट्रीज़ का इसमें इंक्लूड हुआ है। तो ये क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए। और सरयू नदी किसके ट्रिब्यूटरी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या कहा जा रहा है, जीएम क्रॉप विल मेक एडिबल ऑयल चीपर। गवर्नमेंट कह रही है कि जीएम क्रॉप यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है जीएम क्रॉप, वो क्या करेगी, जैसे कि मस्टर्ड, पता है धारा मस्टर्ड, जो बहुत पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं ना, धारा मस्टर्ड इसमें है, धारा मस्टर्ड एग्जाम्पल है जीएम मस्टर्ड का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे said it only wanted that was good for India even as the government argued that growing genetically modified GM crops such as mustard could make quality edible oil cheaper for the common man and benefit national interest by reducing foreign dependence, कि foreign dependence को कम करेगा। मस्टर्ड क्या है, मोस्ट यूज्ड एडिबल ऑयल है। आपको पता है इंडिया में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। मस्टर्ड मोस्ट यूज्ड एडिबल ऑयल है। अब जो जीएम ऑयल है हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर डिकेड नाउ। What are they trying to do is make edible oil cheaper for the common man by growing oil seed indigenously। Indigenously मतलब स्वदेशी तरीके से, मतलब अपने यहाँ ही क्या करें कि ऑयल सीड को उगाएं, और किस टेक्निक को यूज़ करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक को यूज़ करके 50 to 60% एडिबल ऑयल जो हम इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, 50% एडिबल ऑयल इज़ इम्पोर्टेड। वो चीज़ें जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ में, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा तेल यूज़ होता है सरसों का। अपने यहाँ भी होता है जो, वो भी हम यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर आप देखो मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब हमारे सब लोगों के घर में क्या कहते हैं कि सरसों के तेल से ही क्या आता है, स्वाद आता है। ओके क्या कहा जा रहा है, इंटरेस्ट विच आर अगेंस्ट इंडियन गेन फूड सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग फॉरेन डिपेंडेंस आर टू बिहाइंड दिस PIL मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जीएम मस्टर्ड। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा, टोटल एडिबल ऑयल डिमांड जो है इंडिया में वो कितनी है देख लो। तो मैं कह रही थी ना ज़्यादा है, 24.6 मिलियन टन है 2020-21 में था, और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी हमारी कितनी है, 11.1 मिलियन टन 2020-21 में। तो देखो हमारे यहाँ भी कम नहीं होता है, मतलब हमारी जो नीड है, लगता कितना है, डिमांड कितनी है, वो 24.6 मिलियन है, लेकिन हमारे यहाँ हो कितनी जाती है अवेलेबिलिटी, 11.1 मिलियन टन की, तो कम भी नहीं होती है। 2020-21 में 13.45 मिलियन टन, 54% टोटल एडिबल ऑयल डिमांड जो था वो इम्पोर्ट के थ्रू किया गया था, ठीक है। और जिसमें पाम ऑयल था 57%, सोयाबीन ऑयल था 22%, सनफ्लावर ऑयल था 15%, और स्मॉल क्वांटिटी का जो कैनोला क्वालिटी मस्टर्ड ऑयल था वो भी था उसमें शामिल। 2022-23 में 55.76%, ठीक है, टोटल जो एडिबल ऑयल डिमांड था वो इंपोर्ट से पूरा कराया गया था। तो बस यही कहा जा रहा है कि जो एडिबल ऑयल है वो डेली फूड कम्युनिटी है जो यूज़ होती है कंट्री में अपने। PIL पिटिशनर ने क्या कहा, आर डिपेंडिंग ऑन सम हाफ बेक्ड स्टडी डन 14 years ago टू रेज कंसर्न अबाउट इन्वायरमेंट डैमेज की बात ये कर रहे हैं। फिर कोर्ट ने क्या चीज़ें कही, सेड ओपन फील्ड टेस्टिंग टू जीएम क्रॉप वेयर अलॉटेड 8 साइट ऑफ 600 स्क्वायर मीटर की पहले चेक किया जाएगा, फिर क्या रिजल्ट्स निकलते हैं उसके बेसिस पे किया जाएगा। पर यहाँ पे मुद्दा बस ये है कि अगर जीएम क्रॉप मतलब यूज़ करते हैं हम ये मस्टर्ड के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्राइजेस क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। साइंस के पेज पे हम यहाँ आ गए हैं। क्या कहा जा रहा है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ पेरियोडिक टेस्टिंग फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब देखो इससे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पेपिलोमा वायरस वुमेन से रिलेटेड पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पर जो नए लोग ऐड हुए हैं उनके साथ नहीं पढ़ा होगा। ये आपको पता है सर्वाइकल कैंसर के सर्विकल कैंसर के लिए होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पहले ये थोड़ा सा देख लेंगे।
जुबेदा हमीद ने इस बारे में डिस्कशन किया है, मतलब ये आर्टिकल उनके द्वारा दिया गया है। क्या कहा जा रहा है? द न्यू ईयर ब्रिंग अ होल होस्ट ऑफ रिवोल्यूशंस इफ वेलनेस एंड सेल्फ केयर वर ऑन योर लिस्ट। दिस इज राइट टाइम टू इक्विप योर सेल्फ विद नॉलेज अबाउट सर्विकल कैंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, सर्विकल कैंसर इससे रिलेटेड है। सर्विकल कैंसर जो है वो क्या है? विच डेवलप्ड इन अ वुमेन सर्विक्स। वुमेन सर्विक्स यानी कि जो एंट्रेंस होता है यूटरस में फ्रॉम दी वेजाइना, फीमेल प्राइवेट पार्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वुमेन की सर्विक्स पे होती है ये एंट्रेंस ऑफ द यूटरस फ्रॉम द वेजाइना। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन के लिए इंडिया में। और क्या कहा जा रहा है? ये कॉज करता है किसके द्वारा? बाय परसिस्टेंट इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन होता है ह्यूमन पपीलोमा वायरस HPV की वजह से। इंपॉर्टेंट लाइन पूछा जा सकता है डेफिनेटली, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअली एक्टिव पीपल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं HPV से सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। कह रहे हैं जो ये HPV होता है वो जो सेक्सुअली एक्टिव पीपल हैं उनको कभी ना कभी उनकी लाइफ में होता है, बट यूजुअली विदाउट सिम्टम्स। कई बार उसके सिम्टम्स नहीं दिखते। WHO क्या कह रही है? ठीक है, WHO ने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। ओके, अब क्या कहा जा रहा है? द मोस्ट पीपल द इम्यून सिस्टम क्लियर अप द वायरस, इन सम केस सर्टेन हाई रिस्क ऑफ द वायरस परसिस्ट इन द बॉडी एंड कुड लीड टू कैंसर। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? क्लियर हो जाता है ये वायरस, पर कई बार नहीं क्लियर हो पाता, तो हाई रिस्क स्ट्रेन हो जाता है और ये वायरस क्या करता है? परसिस्ट इन द बॉडी एंड कुड लीड टू कैंसर, कि वो रह जाता है बॉडी में और कैंसर हो जाता है। इंडिया अकाउंट फॉर नियरली क्वार्टर ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर डेथ इन द वर्ल्ड। इट इज एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर अराउंड 1.25 लाख वुमेन को डायग्नोज होता है सर्विकल कैंसर एंड नियरली 75,000 जिसमें से हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। ओके, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 2022 में WHO ने अडॉप्ट किया था स्ट्रैटेजी। उनका एम था कि वो एलिमिनेट करेंगे सर्विकल कैंसर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से वर्ल्ड वाइड। तो उन्होंने क्या कहा था कि 3 पिलर लाए थे इसके। स्ट्रैटेजी हैड 3 पिलर, जैसे 90% जो गर्ल्स हैं वो फुली वैक्सीनेट हो जाएंगी 2030 तक विद दी HPV वैक्सीन। दिस इज टू बी डन बाई एज ऑफ 15, कि जो 15 साल तक की लड़कियां हैं उनको क्या हो जाएगा? लग जाएगा ये वैक्सीन, क्योंकि तभी उन पे वो असर करेगा, उससे बड़ी जो एज की हैं उन पे नहीं करेगा। 70% ऑफ वुमेन स्क्रीन्ड विद हाई परफॉर्मेंस टेस्ट, उनको टेस्ट होने की बात है जो 35 से 45 साल की हैं, फॉर अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ प्री कैंसरियस लेसन। एंड 90% जो वुमेन है आइडेंटिफाइड विद सर्विकल कैंसर टू रिसीव ट्रीटमेंट, जिससे उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। दो इंडिया इज अनलाइकली टू मीट दी 2030 गोल, अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। सिल्वर इयरिंग सेज अरविंद प्रोफेसर एंड हेड, मतलब ये नहीं याद रखना है किसने क्या कहा। तो ये चीज़ें, सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग देखो, अप अंटिल सम ईयर्स अगो गोल्ड स्टैंडर्ड वर्ड ओवर द स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर यूज टू पैप स्मीयर। तो क्या यूज़ करते थे? पैप स्मीयर, ऐसा ये बता रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है? ऑब्स्ट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ सदर्न इंडिया। पैप स्मीयर क्या होता है? पैप स्मीयर इन्वॉल्व करता है स्क्रैपिंग एंड ब्रशिंग ऑफ सेल फ्रॉम सर्विक्स। दीज सेल्स देन एग्जामिन। स्मीयर इज रिकमेंडेड एवरी 3 ईयर, एवरी 3 ईयर कराने को बोलते हैं। वुमेन बिटवीन एज ऑफ 25 एंड 65 बेयरिंग हाई रिस्क ग्रुप फॉर होम रिकमेंडेशन इज वंस अ ईयर। तो ऐसा कह रहे हैं कि उनको करा लेना चाहिए। प्रॉब्लम पैप स्मीयर हाउएवर इज दैट इट्स रिक्वायर अ साइटोलॉजिस्ट टू स्टडी दी स्मीयर, मतलब उस देखे। 2019 में क्या कहा है? WHO ने कहा फीवर देन 1 in 10 वुमेन इन इंडिया हैव स्क्रीन्ड इन प्रीवियस 5 ईयर, कि उनमें देखा गया है वैक्सीन और ये सब की बात करिए। अब हम थोड़ा समरी देख लेते हैं क्योंकि चीज़ें लंबी हो रही है, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। तो कहा जा रहा है दो इंडिया इज़ अनलाइकली टू मीट वैक्सीनेशन गोल, क्योंकि कब तक का करने का था? 2030 तक, और 15 साल से कम लड़कियों को हैव नोटिस अ डिक्लाइन इंसिडेंस। दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू सेक्सुअल हाइजीन, एज ऑफ प्रेगनेंसी एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन यूज टू कंट्रासेप्टिक एंड इम्यून स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इस पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है? सेक्सुअल हाइजीन रखने की बात हो रही है,
एज ऑफ प्रेगनेंसी की अर्ली प्रेगनेंसी तो नहीं थी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि उनके कितने बच्चे हैं, और कॉन्ट्रासेप्शन और इम्यून स्टेटस, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि वो जो यूज़ कर रही हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए HPV DNA टेस्टिंग रिकमेंडेड स्क्रीन मैथड फॉर सर्विकल कैंसर। स्क्रीन मैथड उन्होंने रिकमेंड किया है सर्विकल कैंसर के लिए। इन्वॉल्व इसमें क्या है, टेस्टिंग सेल फ्रॉम द सर्विक्स फ्रॉम इन्फेक्शंस विद एनी ऑफ HPV टाइप एंड दैट कुड कॉज कैंसर। तो ये सर्विक्स जो है वहाँ से चेक करेंगे। WHO रिकमेंड्स HPV DNA बी फर्स्ट चॉइस स्क्रीनिंग मैथड, ठीक है। तो HPV DNA जो है वो क्या है, फर्स्ट चॉइस स्क्रीनिंग मैथड है, किसके लिए, सर्विकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए। और सर्विकल कैंसर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल, ये मोस्ट प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल फॉर्म ऑफ कैंसर है इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड मैनेज इफेक्टिवली, कि अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया गया और इसे मैनेज कर लिया गया तो क्या कहा जा रहा है कि ये सही किया जा सकता है, ट्रीटेबल है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे ऐसे है हाउ सैटेलाइट, इसमें है हाउ सैटेलाइट ट्रैक दी वेदर, कि किस तरीके से सैटेलाइट जो है वो वेदर को ट्रैक करती है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू पेपर पब्लिश्ड इन IMD साइंटिस्ट, कहा जा रहा है 2019 इनसैट 3D सैटेलाइट हैज़ रेड, ग्रीन, ब्लू और RGB इमेज हुज इमेज कलर आर डिटरमाइंड बाई 2 फैक्टर, किससे सोलर रिफ्लेक्टेंस से और ब्राइटनेस टेम्परेचर। तो ये 2 चीज़ से होता है। दूसरा, इनसैट 3D एंड 3RD सैटेलाइट जो है वो करंटली एक्टिव है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ और एट इंक्लिनेशन ऑफ 82 डिग्री and 74 degree east longitude respectively. Both INSAT 3D and INSAT 3D are used radiometer to make their spectral measurement. तो वो क्या यूज़ करते हैं ये भी यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप बस थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखेंगे, तो आई होप हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हूँ। यहाँ छोटा सा क्या दिया हुआ है, कोल इंडिया आई माइनिंग मिनरल सच एज लिथियम। तो कोल इंडिया लिमिटेड क्या कर रहा है, CIL, वो एंटर कर चुका है माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स में भी, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, लिथियम भी इंक्लूड है, ठीक है। लिथियम इज प्रूफ देन वी कैन गो फॉर माइनिंग, ऐसे सब चीज़, मतलब लिथियम माइनिंग में भी जाएंगे। इंडिया सीइंग फास्टेस्ट एयर ट्रैफिक ग्रोथ इन द वर्ल्ड, तो ये भी एक है, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट के तौर पे देखेंगे। तो आई होप कि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। यस, लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं, तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैंने ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, इस वजह से वीडियो और लंबी हो गई है। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।